जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास से विविध क्वेश्चन के बारे में, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लुसेंट बुक में से, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यहाँ 4 विदेशी यात्रियों के बारे में वर्णन में दिया है। ठीक है, वेनसांग वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये कब आया था? तो लगभग ये आया था 6ठी शताब्दी में, 6ठी 7वीं, मान लीजिए 7वीं शताब्दी में ये आया था। 7वीं शताब्दी में ये भारत के दौरा पे आया था। अब बात करें मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। चंद्रगुप्त मौर्य जो लगभग 300 ईसा पूर्व में भारत आया था। 300 ईसा पूर्व लगभग, वही 298 यानी 302 से लेके 298 के बीच ये भारत में रहा था। तो लगभग 300 ईसा पूर्व ये भारत आया हुआ था। और बात करें इसिंग का, तो इसिंग जो था ये भी लगभग 7वीं शताब्दी में भारत आया हुआ था, 7वीं शताब्दी में। और फाहियान जो था वो लगभग 3री शताब्दी में भारत आया हुआ था। 3री शताब्दी में ये भारत आया हुआ था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में फाहियान आया हुआ था। तो अगर चारों की बात करें तो सबसे पहले भारत आने वाला जो यात्री था वो मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी। अगर बात करें प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? निम्न में से कौन भारत में विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं हुआ करता था? तो तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस समय भारत का ही हुआ करता था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ओके, पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत में है। ये सिंधु और झेलम नदी, इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है तक्षशिला। और विक्रमशिला की बात करें तो विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिले में है, भागलपुर में। ये भी एक विद्या का केंद्र है। और नालंदा विश्वविद्यालय तो नालंदा जिला में स्थित है, नालंदा जिला में, बिहार में ही है, बिहार में। और भागलपुर भी बिहार में ही है। तो लेकिन कौशाम्बी एक शिक्षा का केंद्र नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें से 3 सही हो जाते हैं, एक सही नहीं होता है। और यहाँ पे वही पूछा है कि केंद्र नहीं था, अध्ययन का केंद्र कौन सा नहीं था? तो वो कौशाम्बी नहीं था। बाकी तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय ये सब अध्ययन के केंद्र हुआ करते थे। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज करने का श्रेय भारतीय एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी हुआ करते थे, आर्यभट्ट। इन्होंने ही शून्य की खोज की थी। फिर बात करें महापाषाण संस्कृति, जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व की बात की जा रही है कि महापाषाण कालीन संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाए जाते थे महापाषाण संस्कृति में? पत्थर के बने अस्त्र तो नहीं, पत्थर के बने औजार और उपकरण ये भी नहीं होते थे। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कि कब्रों का उपयोग हुआ करता था महापाषाण काल संस्कृति में। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, जो कब्र होते थे वो बड़े पत्थरों से उस समय घेर दिया जाता था। कब? तो महापाषाण कालीन संस्कृति के अंतर्गत। अब बात करते हैं किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वो कौन सा पुस्तक है जिसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद अब तक किया जा चुका है? तो वो है विष्णु शर्मा का लिखा हुआ पंचतंत्र। विष्णु शर्मा का ये किताब है पंचतंत्र। इसको अब तक 15 भारतीय भाषाओं में और लगभग 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। अब बात करें न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो ये सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है।
ऑप्शन बी सही हो जाता है। फिर बात करें हितोपदेश के लेखक कौन है। हितोपदेश के लेखक कौन है, तो हितोपदेश के लेखक हो जाते हैं नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हो जाते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, तो नाट्य शास्त्र की रचना जो किए थे वो थे भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया था, ऑप्शन सी सही हो जाता है। विक्रम संवत प्रारंभ किया गया था, राजा विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत प्रारंभ किया गया था लगभग 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व, कई जगह आप लोग को 57 ईसा पूर्व देखने को मिलेगा, लेकिन जब एग्जाम में ये एसएससी में पूछा गया था तो उस समय 58 ईसा पूर्व ही वहां पे करेक्ट ऑप्शन बताया गया था, तो उसके अनुसार ये 58 ईसा पूर्व हो जाता है। विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था, तो 58 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, राजा विक्रमादित्य के द्वारा। अब बात करते हैं अंकोर वाट कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट जो है वो कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश पड़ता है कंबोडिया, वहीं पे अंकोर वाट मंदिर स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है, तो कंबोडिया में है। पूरा पसार काल में आदि मानव ने मनोरंजन के साधन थे, आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या हुआ करते थे पूरा पसार में, तो शिकार करना ही उनका मनोरंजन का साधन हुआ करता था। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है, तो चालकोलिथिक एज किसको कहा जाता है, तो ताम्र पसार युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ओके, ताम्र पसार काल युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्नवासव दत्ता के लेखक कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं भास। ठीक है, भास स्वप्नवासव दत्ता के लेखक हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में खास तौर पे बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का ज्ञान दिया जाता था। ओके, तो ये बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित था नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित था। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन था। कहने का यहाँ मतलब ये है कि इसमें जितने भी साहित्य या किताब दिए गए हैं उनमें, इन सारे किताब में किसमें व्यापारिक मार्गों के बारे में वर्णन नहीं मिलता है, व्यापारिक मार्गों के बारे में वर्णन नहीं मिलता है। तो किसमें नहीं मिलता है, तो मिलिंद पन्नों में। मिलिंद पन्नों में क्या दिया हुआ है, तो मिलिंद पन्नों में खास तौर पे राजा मिलिंद जो हुआ करते थे उनके, और एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे जिनका नाम था नागसेन। बौद्ध भिक्षु नागसेन, इनके बीच प्रश्न उत्तर होता है, यानी कि राजा मिलिंद के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं और बौद्ध भिक्षु के द्वारा उसका जवाब दिया जाता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी धार्मिक प्रश्न पूछे गए थे राजा मिलिंद के द्वारा, उसका सही उत्तर बौद्ध धर्म में जो नागसेन थे, बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे नागसेन, उन्होंने उस सारे प्रश्नों का जवाब दिया था और उन्हीं का वर्णन मिलिंद पन्नों में दिया गया है। तो ये कई बार पूछता है कि मिलिंद पन्नों में किनके बारे में जिक्र है, तो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बारे में। अब बात करें आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है, यानी इनमें से कौन आधुनिक मानव से मिलता जुलता है, उनका हाल का पूर्वज कौन है, तो वो कौन हो जाता है, तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। यहाँ 4 प्रकार के मनुष्य के बारे में दिया हुआ है, जावा मनुष्य, नियंडरथल मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य और पैकिंग मानव। इन चारों मानुषों में से जो हमारे हाल का पूर्वज है वो हो जाता है क्रो-मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन हालांकि बी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, क्रो-मैग्नन मनुष्य सही हो जाता है। आगे की बात करें तो ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम, प्रथम ईसा ईस्वी की बात कर रहा है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत व रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होता है,
तो ये प्राप्त होता है अरिकमेंडू की खुदाई से। अरिकमेंडू की खुदाई से भारत और रोम के बीच जो व्यापार हुए थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करें आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। वर्तमान में हम जो आधुनिक समय में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है। तो इसका जो प्राचीनतम रूप हुआ करता था वो कौन सा हुआ करता था, तो ब्राह्मी हुआ करता था। ब्राह्मी का ही आधुनिक रूप है देवनागरी लिपि। ओके, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब बात करें तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था, तो वो अनाज कौन थे, तो जौ और गेहूं हुआ करते थे। सर्वप्रथम मानव ने जौ और गेहूं का उपयोग करना सीखा था। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है वो बताना है। पहला हो जाता है रवि कीर्ति जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित थे। क्या ये सही है, तो एकदम सही है। भवभूति, क्या कन्नौज के राजा यशोवर्धन से संबंधित थे, तो ये भी सही है, उन्हीं के काल में हुआ करते थे। हरिसेन क्या हर्षवर्धन के काल में रहते थे, तो नहीं, उसके काल में नहीं रहते थे, ये चंद्रगुप्त के समय में रहते थे। चंद्रगुप्त के समय, उनके समय के ये हरिसेन, उनके समय उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है। दंडी जो थे वो नरसिंह वर्मन के दरबार में रहा करते थे। तो ये वाला, ये और ये सही है, लेकिन हरिसेन ये गलत है। हरिसेन हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं रहते थे, बल्कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में रहते थे। अब बात करें काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, यहाँ पे क्या दिया होगा, तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है, तो वो अभिलेख है रुद्रदामन का। कौन सा अभिलेख, तो जूनागढ़ का अभिलेख है, और उसी में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना देखने को मिलता है। ओके, तो रुद्रदामन द्वारा जो जूनागढ़, गुजरात का जूनागढ़ है, वहां पे जो शिलालेख पाए गए हैं उसमें काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी, यानी कि लाल सागर पे भ्रमण करने आया एक अज्ञात नामा लेखक वहां पे किसके बारे में जिक्र करता है, तो वो है अरिकमेडू के बारे में यहाँ पे जिक्र है। कौन सा पुस्तक, ये पुस्तक के बारे में पूछा हुआ, बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये पुस्तक द पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी ये किसकी कृति है, यानी किसने इसको लिखा है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, तो 3 लेखक का नाम दिया था, चौथा में दिया था इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ही सही था, क्योंकि ये जो लाल सागर की यात्रा पे आया था, हालांकि हिंद महासागर की भी यात्रा पे आया था ये लेखक, और उस समय ये किताब लिखा था, लेकिन अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है कि इस किताब का लेखक कौन है। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही था। तो इसमें किसके बारे में ज्ञात है, तो अरिकमेडू के बारे में इसमें बताया गया है। ताम्रप्रसार काल यानी कि चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। यहाँ क्या पूछ रहा है कि ताम्रप्रसार काल में महाराष्ट्र वाले हिस्से में वहां पे लोग जब मर जाते थे तो उनको घर के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। तो किस तरीके से दफनाया जाता था, तो वो तरीका था उत्तर से दक्षिण की तरफ लेटाकर, उनका सर उत्तर की तरफ रहता था और पैर दक्षिण की तरफ रहता था, और ऐसे लेटाकर फिर उनको दफना दिया जाता था। आज भी ये प्रथा हमारे प्रचलित है। ओके, देखिएगा बहुत सारे अफवाहों में ये कहा जाता है कि रात को सोते वक्त सर उत्तर की तरफ करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सर जब मृतक यानी मृत शरीर को समाधि पे लिटाया जाता है तो उसका सर उत्तर की तरफ किया जाता है और पैर दक्षिण की तरफ किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि रात को सोते वक्त अपना सर उत्तर की तरफ नहीं करना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब बात करते हैं भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अगर बात करें
शैल चित्रों की, तो सबसे पुराना शैल चित्र वाला गुफा जो है वो भीमबेटका ही कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। भारत का मध्य प्रदेश जो राज्य है वहीं पे भीमबेटका की गुफाएं मौजूद हैं, और वहां पे पुरानी जो गुफाओं में शैल चित्र दर्शाया गया है। यानी कि यूं कहिए कि जैसे क्या होता है ना, शैल चित्र मतलब किस प्रकार का होता है, तो अगर कोई छोटा सा बच्चा को किसी मनुष्य का चित्र बनाने के लिए कहा जाए तो कैसे बनाएगा, ऐसे खींच देगा, ऐसे खींच देगा, ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे सेम ऐसे ही बनाया गया है। यानी कि शुरुआती दौर के जो मानव हुआ करते थे, जो गुफाओं में रहते थे, तो उन्होंने जो चित्र बनाया है उसी को शैल चित्र कहा जाता है। जो गुफाओं में बनाया हुआ चित्र था उसी को शैल चित्र, मतलब एकदम पुराने तरीके से जैसे समझ में आया वैसे वो बना दिए पत्थर पे, तो उसी को हालांकि शैल चित्र कहा गया। ये कहाँ पे पाया गया है, तो भीमबेटका की गुफाओं में जो मध्य प्रदेश में है। अब बात करते हैं भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इतिहास के पिता हेरोडोटस ने। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाता है, हेरोडोटस ने। इतिहास के पिता हेरोडोटस ने भारतवर्ष को सर्वप्रथम इंडिया कह के पुकारा था। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है, तो इनमें से कौन नवीनतम समझा जाता है, तो अभी आया था क्वेश्चन, क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव को नवीनतम मानव के पूर्वज समझा जाता है। मानव के नवीनतम पूर्वज कौन हो जाता है, तो क्रो-मैग्नन मानव हो जाता है। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है, तो इतिहास का पिता फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है, तो ये हेरोडोटस से संबंधित है। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब बात करें प्राचीनतम नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, तो तक्षशिला जो है वो किसके बीच स्थित है, तो सिंधु नदी और झेलम नदी, इन दोनों नदियों के बीच में है तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में स्थित है। ओके, सिंधु व झेलम नदियों के बीच स्थित है तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला विदेशी कौन था, ठीक है, तो वो कौन था, तो विलियम विल्किंस था, चार्ल्स विलियम विल्किंस हुआ करता था, जिसने सर्वप्रथम गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाता है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देशों के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश था, वो कौन था, तो ये था सोहगौरा ताम्रपत्र। पहले के जमाने में बहुत से अकाल पड़ते थे, अकाल आते थे, तो अकाल से निपटने के लिए राजा के द्वारा सोहगौरा ताम्रपत्र के माध्यम से आदेश दिया गया था कि अनाज को भंडारित किया जाए ताकि संकट कालीन में उसका सही उपयोग हो सके। आज के डेट में तो ये वाली परिस्थिति आती ही नहीं है, लोग 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अन्न भंडार करके रखे रहते हैं। बाई चांस अगर अकाल पड़ भी जाता है तो उस अन्न का प्रयोग बहुत ही इजी तरीके से कर लिया जाता है। अब बात करते हैं प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हम जो लिपि लिखते हैं देवनागरी लिपि, हम बाएं से दाएं लिखते हैं, इधर से इधर लिखते हैं हम, लेकिन ये जो लिपि के बारे में बता रहा है तो बाएं से दाएं लिखा जाता है। एक तो उर्दू भी बाएं से दाएं लिखा जाता है, ठीक, लेकिन यहाँ वो तो है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन देता है खरोष्टी, ऑप्शन डी, खरोष्टी लिपि जो है वो क्या होता है, तो दाएं से बाएं लिखा जाता है, दाएं से बाएं के तरफ लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम भारत में व्यापारियों का निगम था। निम्न में से कौन सा एक प्राचीनतम भारत में व्यापारियों का निगम था, तो वो था मणिग्राम हुआ करता था। ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। पुलकेशिन वन
का बादामी शिलालेख शक वर्ष 665 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? वर्ष कौन सा होगा? तो 600 वर्ष होगा, यानी कि इससे लगभग 135 वर्ष आगे दर्शाया जाएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के बारे में जिक्र किए हुए हैं। अब बात करते हैं बौद्ध, जैन व ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म, इन तीनों धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी मानी गई है? मतलब तीनों धर्म उसको स्वीकार करते हैं, तो वो हो जाता है कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद, जैसा कर्म वैसा फल, ये वाला सिद्धांत तीनों धर्म स्वीकार करते हैं, कर्मवाद का सिद्धांत। अब बात करें बिहार महान धार्मिक केंद्र। बिहार महान धार्मिक केंद्र था किसका? सिखों के लिए। तो हाँ भाई, सिखों के लिए भी है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में ही हुआ है। गुरु गोविंद सिंह, पटना में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है, तो एक तरह से सिखों के लिए धार्मिक स्थल हो जाता है। और बात करें तो जैनों के लिए महावीर स्वामी का जन्म भी बिहार में हुआ है। ठीक है, बिहार के वैशाली जिला में इनका जन्म हुआ था, तो उनके लिए भी ये फेमस है। उसके बाद बात करें बौद्धों के लिए, बौद्ध महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति, सब कुछ तो बिहार में ही हुआ है महात्मा बुद्ध का, तो ये भी एक तरह से सही हो जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं वो बिहार से संबंधित है, खास करके बोध गया इसी के लिए फेमस है, जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनमें से तीनों सही हो जाता है, यानी कि इनमें से सभी बिहार महान धार्मिक केंद्र था, तो तीनों के लिए, सिख, जैन और बौद्धों के लिए। कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो हिंदू धर्म, गीता हिंदू धर्म से ही संबंधित है। कुरान मुस्लिम धर्म से संबंधित है। जो धम्म पद है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन जो बाइबिल है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। बाइबिल किससे संबंधित है? तो बाइबिल जो है वो संबंधित है किससे? तो ईसाई धर्म से संबंधित है बाइबिल। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये भी सही सुमेलित की बात की जा रहा है, तो यहां बात कर लें कर्पूर मंजरी, ये पुस्तक हर्ष द्वारा लिखी गई है? तो नहीं, ये पुस्तक हर्ष के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजशेखर के द्वारा कर्पूर मंजरी लिखी गई है। और मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की रचना है। और सौंदरानंद किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है। ये तीनों सही हो जाते हैं, लेकिन कर्पूर मंजरी ये हर्ष की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? तो राजशेखर की रचना है। अब बात करते हैं मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? तो हो जाता है तांबा। ऑप्शन सी सही हो जाता है, तांबा धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? प्राचीन भारत में योद्धे किनको कहा जाता था? तो जो एक गणतांत्रिक जनजाति हुआ करती थी, गणतांत्रिक जनजाति, उसी को योद्धे कहा जाता था। ओके, योद्धे कहा जाता था। अब बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के संघर्ष में भवभूति, हस्तिमल, ठीक है, भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये तीनों के तीनों नाटककार हुआ करते थे, तो इसीलिए प्रसिद्ध थे। भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर अपने नाटक के लिए फेमस है। ये ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो
यही समाप्त होता है जो प्राचीन काल के क्वेश्चन से स्टैटिक्स के जो आपके लुसेंट बुक में दिया हुआ है वहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।